प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। आज हम कक्षा 9 में पाठ 12 लखनवी अंदाज पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक यशपाल हैं। लखनवी अंदाज लखनऊ शहर में रहने वाले नवाबों के नाम से प्रसिद्ध है कि किस प्रकार से लखनऊ की विरासत चली गई। नवाब जो है धीरे धीरे समाप्त हो गए। नवाबों का जो जीवन शैली था उस पर यहाँ पे कटाक्ष किया गया है कि किस प्रकार से नवाबी जीवन के लिए सारी संपत्ति और रहन सहन तो सब समाप्त हो गया, खत्म हो गया, लेकिन फिर भी उनके जीवन में जो नवाबी जीवन की अकड़ है और पतनशील जो सामंती शैली है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया, उस पर यहाँ पर कटाक्ष किया गया है। लेखक यशपाल जो है अधिकतर इस प्रकार की साहित्यों की रचना की है जो कि यथार्थ और कल्पना का सम्मिश्रण होता है। यहाँ उनको नई कहानी के लिए एक नए विषय पर विचार करना था और इसके लिए वो एक ट्रेन में सेकंड क्लास का टिकट लेते हैं और वहाँ पर जो है वो चाहते हैं कि वैसे उन्हें आवश्यकता नहीं थी क्योंकि पास के ही शहर में जाना था, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि सेकंड क्लास में रहने से थोड़ी शांति मिलेगी, खिड़की का सीट मिलेगा और प्राकृतिक दृश्य में जो है नई कहानी के बारे में विचार आ सकता है, और यही सोचकर उन्होंने शुरू किया। सबसे पहले यशपाल की जीवन शैली के बारे में हम समझ लेते हैं। यशपाल का जन्म 1903 ईस्वी में फिरोजपुर पंजाब में हुआ था। भगत सिंह सुखदेव के संपर्क में आने के बाद, भगत सिंह सुखदेव आप सभी जानते हैं जिनको अंग्रेज सरकार ने फांसी पर चढ़ा दिया था, लेकिन क्रांति के दौरान जब वो क्रांति में भाग लेते थे उनके संपर्क में आने से यशपाल भी जो है क्रांति में भाग लेने लगे। और बाद में लेकिन जैसे जैसे आज़ादी मिली और उसके बाद उनके विचारों में परिवर्तन आया, जैसे उनके साहित्यों में हम परिवर्तन देखते हैं उसी प्रकार से उनके मानसिक विचारों में भी परिवर्तन आता था। फिर वो मार्क्स की ओर अग्रसर हो गए, मार्क्सवादी विचारधाराओं को अपनाने लगे और इस तरह से 1976 ईस्वी में यानी 1976 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी कहानी संग्रह रचनाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। इन्होंने कुछ कहानी संग्रह लिखे हैं जिनमें ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, भस्माव्रत, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध आदि प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी भाषा शैली वातावरण के अनुसार यानी जिस प्रकार का वातावरण होता है उसी प्रकार से, यदि अब जैसे लखनवी अंदाज इन्होंने लिखा है तो उसमें बहुत सारे उर्दू शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो जैसी ये रचना लिखते हैं, जिस वातावरण के अनुसार लिखते हैं, वैसी ही उनकी भाषा शैली हो जाती है, बन जाती है। ये इनकी रचनाओं की एक विशेष पहचान है, विशेष खासियत है, विशेषता है। इसके बाद लखनवी अंदाज के बारे में हम समझ लेते हैं कि किस तरह की रचना है। तो ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है जिसमें कटाक्ष किया गया है, व्यंग किया गया है। ये शान शौकत वाली बनावटी जीवन शैली पर कटाक्ष है, यानी कि ये बनावटी जीवन शैली आपने कक्षा 9 में भी जो है पढ़ा है कि प्रेमचंद के फटे जूते में किस प्रकार से जो है लोग धनी लोगों को ये नहीं देखते हैं कि पैसा कहाँ से आया, लेकिन धनी लोगों को यानी कि उन्होंने धनी लोगों के प्रतीक जूते को माना था और वही ज्यादा कीमती माना जाता है समाज में। तो जिस तरह से परसाई जी ने वहां कटाक्ष किया है, इस पाठ में जो है बनावटी जीवन शैली पर लखनवी अंदाज में यशपाल कटाक्ष कर रहे हैं। इसके बाद जो है हम पाठ पे आ जाते हैं। पाठ के सार को मैंने कुछ बिंदुओं में बांटा है, वर्गीकृत किया है, उसके आधार पर हम इस पूरे पाठ को समझते हैं। लखनवी अंदाज सबसे मुख्य आपको समझना है कि लखनवी अंदाज क्या है। इसमें सामंती पतनशील समाज के ऊपर जो है व्याख्या की गई है कि सामंती जो जागीरदारी जो प्रथा थी, जो सामंती जीवन था, वो तो अब समाप्त हो गया, पतनशील हो गया, लेकिन फिर भी उसकी अकड़ जो है, बल जो है अभी भी समाज में दिखाई देता है, यानी कि बनावटी जीवन शैली जो है उनका अभी भी दिखाई देता है। तो इस प्रकार से पाठ का सार हम पढ़ने जा रहे हैं। कुछ बिंदुओं के आधार पर पाठ को हम समझेंगे। सबसे पहला बिंदु है लेखक द्वारा सेकंड क्लास में रेल यात्रा। देखो, पाठ की शुरुआत लेखक क्या करते हैं कि वो सेकंड क्लास रेल में सेकंड क्लास का टिकट लेते हैं
और टिकट लेने के पीछे वो कारण बताते हैं कि पास के स्टेशन पर ही जाना था, लेकिन सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लिया, महंगा था, किराया महंगा पड़ता है और पास के ही स्टेशन पर जाना भी था, लेकिन फिर भी उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि उनको एक नई कहानी के बारे में विचार उत्पन्न करना था या उसके बारे में सोचना था, जिससे उनकी नई कहानी को आधार मिल सके, विषय मिल सके, उसके चरित्र और पात्र और कथोपकथन मिल सके। तो इस प्रकार से उन्होंने नई कहानी के बारे में विचार करके सेकंड क्लास का टिकट लिया और उन्होंने सोचा कि खिड़की के बाहर का दृश्य वहां पर मिलेगा और उससे जो है उनके मन में विचार आएगा। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन में चढ़े तो उन्होंने देखा कि सामने की सीट पर, सामने के बर्थ पर जो है एक सफेद पोश यानी कि सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए एक लखनवी नवाब जो है वहां विराजमान थे, यानी बैठे हुए थे। अब वो पहले से ही विराजमान थे। उन्होंने साफ तौलिए पर जो है 2 चिकने खीरों को सजा रखा था। जैसे ही लेखक ने प्रवेश किया तो उनकी तरफ जो है वो ऐसा अनुभव किए जैसे उन्हें असंतोष महसूस हो रहा, और इसलिए उन्होंने लेखक की तरफ से देखकर भी मुंह फेर लिया। जब नवाब साहब ने मुंह फेरा तो लेखक को यह अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि मुझसे बातचीत करने में जो है इच्छुक नहीं है, उत्साहित नहीं है, तो मैं भी क्यों करूं, और इसलिए वो भी जाके सामने की सीट पर बैठ गए। अब यहाँ पर सामने तौलिए पर 2 चिकने खीरे उसने सजा रखे थे नवाब साहब ने, और जैसे ही लेखक आए तो उनको विघ्न का अनुभव यानी बाधा उन्हें लगी, क्योंकि इससे पहले वो अकेले बैठे हुए थे। लेखक के आ जाने से उनकी नवाबी में यानी कि उनकी जो भी वो काम कर रहे थे उन्हें बाधा जैसा महसूस हुआ। बात है तो उत्साह का अभाव, और इसलिए किसी भी प्रकार की बातचीत के लिए उन्होंने उत्साह नहीं दिखाया नवाब साहब ने आगे बढ़कर, और इसलिए लेखक को भी ये चीज थोड़ी सी चुभी। लेखक का भी आंखें चुराना, और इसीलिए जो है लेखक ने भी सोचा कि मैं अगला पक्ष जो है बातचीत नहीं करना चाहता है तो मैं ही आगे बढ़कर क्यों करूं, और इसलिए वो भी जो है अपनी आंखों को चुरा के यानी कि नजर घुमा के अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। अब यहाँ दूसरा पॉइंट लेते हैं हम, नवाब साहब को खीरे का काटना। अब देखिए, खीरे तो हम सभी खाते हैं, हम सभी काटते हैं और सभी जो है उसको तैयार करते हैं, खाने लायक बनाते हैं, लेकिन नवाब साहब ने किस तरह से इसको सजाया, काटा, ये हम इसको समझ रहे हैं कि लेखक का अकेले में कल्पना की। अब यहाँ पर जो है लेखक ने अकेले में जो है कल्पना कि नवाब साहब को सेकंड क्लास में कैसे गंवारा हुआ। देखो, सबसे पहले तो लेखक के बैठते ही लेखक को लगा कि नवाब साहब होते हुए सेकंड क्लास में टिकट लेकर ये बैठना इन्होंने कैसे गंवारा किया। भाई, मैं तो आम आदमी हूँ और मैंने ये महंगा टिकट इसलिए लिया क्योंकि मुझे एक नई कहानी की विचारधारा या फिर नई कहानी का एक विषय सोचना था, लेकिन नवाब साहब तो नवाब साहब हैं, इन्होंने सेकंड क्लास का टिकट कैसे गंवारा कर लिया। तो पहले तो उनके मन में ये विचार आया, कल्पना आई, और उसके बाद जो है वो कहते हैं सोचा अकेले सफर हेतु तो खीरे खरीदे होंगे। जब उन्होंने सामने तौलिए पर 2 चिकने खीरे देखे तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि अकेले सफर कर रहे थे और इसीलिए इन्होंने खीरे खरीद लिए होंगे। उसके बाद यकायक लेखक को संबोधन, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। अब देखिए, वो लेखक बैठ गए, उन्होंने देख लिया, उनकी मन की बातों को पढ़ने लगे कि अचानक नवाब साहब ने यहाँ पर उन्हें संबोधन किया, यानी कि उनसे बातचीत करते हुए कहा कि जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। यहाँ तहजीब भाषा शैली नवाबों वाली है, तो कहते हैं कि जनाब, जब हम किसी पुरुष को इस तरह से, जिस तरह से वो खुद महसूस करते हैं, बोलते हैं, उसी तरह से सामने वाले को भी इज्जत देते हुए जनाब कहा जाता है उर्दू में, तो कहते हैं कि शौक फरमाएंगे। अब यहाँ पर जो है लेखक ने पहले जो असंतोष का अनुभव किया था, इसीलिए लेखक ने कह दिया शुक्रिया। उन्होंने बिना इच्छा जताए सीधे शुक्रिया अदा कर दिया, और जब शुक्रिया अदा कर दिया उसके बाद जो है नवाब साहब ने उसे करीने से पहले छीला, फिर उसको काटा, फिर तौलिए पर उसकी फांकों को सजाया, उसके बाद जो है जीरा और लाल मिर्च का पाउडर जो है, नमक, जीरा और लाल मिर्च का पाउडर उस पे सब पे भुरका। अब इस तरह से जो है जब बिल्कुल वो तैयार हो गया तो
लेखक से दोबारा पूछना, ये नेक्स्ट पॉइंट है। लेखक से तैयार करने के बाद एक बार फिर नवाब साहब पूछते हैं। नवाब साहब ने खीरे पर जीरा और लाल मिर्च बुरकी और साफ दिखना, रसास्वादन का अनुभव, यानी कि जैसे ही उन्होंने लाल मिर्च जीरा नमक का उसके ऊपर बुरका और बिल्कुल खाने के लिए जब तैयार हो गया तो उसको देखकर जो है ऐसा महसूस हो रहा था लेखक को कि नवाब साहब जो है उसका रसास्वादन का मतलब उसका स्वाद लेकर, जब हम किसी चीज को स्वाद से ग्रहण करते हैं तो हमारे मुंह में जो लार उत्पन्न होता है, हम पढ़ते हुए भी इसको समझते हुए भी रसास्वादन कर सकते हैं। तो सोचो कि सामने जब वो बिल्कुल प्रस्तुत था तो उस समय किस प्रकार से जो है नवाब साहब के मुंह में जो है रसास्वादन का अनुभव हो रहा होगा। तो उसको महसूस किया लेखक ने, पुनः लेखक को निमंत्रण, और जब उन्होंने खुद उस रसास्वादन को लिया उसके बाद फिर से जो है दोबारा लेखक को फिर से आग्रह करते हैं, पूछते हैं, भला शौक कीजिए लखनऊ का बालम खीरा है। ये फिर कि लखनऊ का बालम यानी कि जो मुख्य है, एक सर्वस्व की तरह बहुत प्रसिद्ध है खीरा। तो बालम वैसे हम अपभ्रंश में या देशज शब्द में पति को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे पति यानी परमेश्वर प्रमुख हो गया। तो यहाँ पे लखनऊ का बालम खीरा है कि लखनऊ की सबसे प्रसिद्ध जो है ये रसदार खीरा है, तो आप लीजिए। लेकिन लेखक पूर्व में इनकार कर चुके थे, पहले जब उन्होंने पूछा था बिना छीले बिना काटे, और तब लेखक ने उसको मना कर दिया था, और पूर्व में मना करने के बाद कारण लेखक उसमें फिर से हाँ नहीं कर सके और इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। अब यहाँ है नवाब साहब का खीरे सूंघकर फेंकना। अब देखो यहाँ तक उनकी नवाबी का जो है एक तरीका दिख रहा था, लेकिन असली जो दिखावटीपन है, दिखावटी जीवन शैली है, उसका यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से एक एक फांकों को वो प्यासी आंखों से देखते हैं। प्यासी आंखें यानी कि बिल्कुल उनकी इच्छा है कि उसको खा लें, लेकिन फिर भी जो है वो नहीं खाते हैं, लंबी सांस लेते हैं, यानी कि उसको देखने के बाद एक लंबी सांस लेते हैं। जैसे हम कुछ संपन्न कर लेते हैं उसके बाद लंबी सांस लेते हैं, उसी प्रकार से खीरे को अच्छे से प्यासी आंखों से देखने के बाद वो एक लंबी सांस लेते हैं और उसके बाद होठों तक लेना, यानी उठा के उसको होठों तक लेते हैं और फिर आनंद में पलकें मूंदना, मतलब होठों तक लेने के बाद जैसे उन्होंने उसका स्वाद बिल्कुल ग्रहण कर लिया और फिर उसकी तृप्ति में आंखें बंद कर ली, मुंह में आए लार को गटकना, और जब आंखें बंद की तो ऐसे लगा कि उनके मुंह में लार आ गया खाने के बाद, और उसको फिर उन्होंने गटका अंदर किया और फिर खिड़की से बाहर फेंकना, यानी कि पूरा रसास्वादन लेने के बाद भी उन्होंने मुंह में अंदर नहीं डाला और उसको खिड़की से बाहर फेंक दिया। नहीं, एक एक फांक को इसी तरह से इसी क्रम से वो लाए, उसको सूंघे, उसका रसास्वादन किया और फिर खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने बाहर फेंका। अब इसके बाद देखो नवाबी गर्व, वो नवाब थे और नवाब लोग अपने ऊपर किस प्रकार से गर्व करते हैं, घमंड करते हैं, उसका यहाँ पर फेंकने के बाद हाथ और मुंह का पोंछना। जब सारे खीरे उन्होंने फेंक दिए खिड़की से बाहर, उसके बाद उस तौलिए को झाड़कर उससे हाथ पोंछे, मुंह पोंछे और उसके बाद गर्वपूर्वक लेखक को देखने ये सारा काम करने के बाद उन्होंने गर्वपूर्वक लेखक को देखा और ये दिखाना चाहा कि खानदानी रईसों का तरीका, कि ये होता है खानदानी रईसों का तरीका कि किस प्रकार से वो बिना खाए ही किसी स्वाद से तृप्त हो सकते हैं। और इस प्रकार से इतना काम करने के बाद ऐसा लगा कि जैसे नवाब साहब बहुत थक गए हों और इसलिए थक कर लेट गए, बर्थ पर लेट गए, और जैसे ही वो लेटे आंखें बंद की तो लेखक का जो है उनके सम्मान में लेखक ने सर झुकाया कि हाँ, यही होता है असली नवाबों का दिखावटी जीवन वाला तरीका। और इस प्रकार से जो है लेखक के मन में ये प्रश्न उठा जब उन्होंने ये पूरा नवाबी जीवन या लखनवी अंदाज उन्होंने देखा उस नवाब का, उसके बाद लेखक के मन में विचार आया, क्योंकि यहाँ तो वो नई कहानी के विचार के उद्देश्य से ही आए थे,
खिड़की के पास बैठे थे। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम, इस पूरी कहानी को देखने के बाद लेखक के मन में विचार आया कि इस तरह बिना खाए स्वाद और सुगंध से ही संतुष्ट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? यानी कि बिना खाए ही हम स्वाद और उसके सुगंध से यदि संतुष्ट हो सकते हैं, तो क्या बिना विचार, बिना घटना, बिना पात्र के भी कोई कहानी लिखी जा सकती है? तो इस प्रकार से आपने देखा कि नवाबी जीवन शैली पर आधारित लखनवी अंदाज पाठ जो यशपाल ने लिखा है वो पूर्ण रूप से पतनशील सामंती शैली, सामंती जीवन पर आधारित है कि किस प्रकार से हम दिखावटी जीवन जी रहे हैं। क्योंकि लखनऊ में नवाबी खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी आज भी जो है उनका दिखावटीपन, उनकी दिखावटी जीवन जो है ऐसे ही अनवरत चल रहा है। और इस पर लेखक ने कटाक्ष करके व्यंग किया है कि समय के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए, और यदि नहीं होता है तो उन्होंने देखा कि यदि स्वाद और सुगंध के से ही किसी का पेट भर सकता है, तो बिना विचार, बिना घटना, बिना पात्र के कोई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। तो इस प्रकार से ये पूरे पाठ का समरी सार समाप्त होता है। धन्यवाद।